राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। प्यारे बच्चों, आज मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है एंडोक्राइन सिस्टम से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वह शरीर के जैविक, रासायनिक और शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। अगर हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो खराब, अति मात्रा में निकलता है तो खराब। आप जानते हो ना, अति सर्वत्र वर्जयते, न अति वर्षा, न अति धूप, न अति बोलना, न अति चुप। समझ गए बात को? तो आज मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं हिंदी में, पीयूष ग्रंथि, इस पर मैं आज आपको चर्चा कर रही हूं, इसके बारे में आपको बता रही हूं। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। मास्टर किसको कहते हैं? जो हैंडल करता है, जो दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी अपना प्रभाव रखता है, उसको कहते हैं मास्टर। तो अगर परीक्षा में आए कि मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है ना? कौन सा होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसका आकार देखोगे, एक मटर देखे हो ना, मटर जितना होता है, छोटा मटर जितना इसका आकार होता है, बिल्कुल छोटा सा आकार होता है। वजन इसका होता है 0.5 ग्राम, आधा ग्राम इसका होता है वजन कितना होता है? आधा ग्राम। आप समझते हो आधा ग्राम कितना होता है? ये जो नाक का नक्चन अपन पहनते हैं ना, नाक वाली, वो भी उससे थोड़ा सा बड़ा, आधा ग्राम मान लो, जो थोड़े से बड़े साइज का पहनते हैं, आधा ग्राम का होता है, उतना ही छोटा है, एक मटर के दाने के बराबर होता है। और इसका जो डायमीटर है, व्यास है, हिंदी वाली छात्राएं समझे, इसका जो व्यास है 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर कितना होता है आपको पता है? ये जो हमारी उंगली का एक पोर है ना, वो 1 इंच के बराबर है। 1 इंच, ये समझ रहे हो ना? ये देखो 1 इंच है, नाप लेना। आप लोग सिलाई करते हो 300, आपको मालूम है ना? तो ये जो आपका एक उंगली का जो पोर होता है लगभग 1 इंच के बराबर होता है। और जो एक बित्ता होता है, ये जो बित्ता हमने ऐसे फैला लिया, इसको अपन बोलते हैं बित्ता, तो ये लगभग 6 इंच के बराबर होता है। ठीक है? जो अनपढ़ महिलाएं भी होती हैं, घर में सिलाई वगैरह करती हैं, तो अब उनके पास इंची टेप नहीं रहता है, तो पर भी वो फिटिंग कर लेती हैं अपने हाथ की उंगलियों से नाप करके। 3 उंगलियों से कंधा नाप लेती हैं, शोल्डर नाप लेती हैं, तो आपके 1 इंच इतना बड़ा होता है, तो 2.5 इंच का है ना, मतलब 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, सॉरी क्या कह रही हूं मैं, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच, तो मतलब 1 इंच होता है। मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ, मैंने गलत बता रही हूँ आपको, तो फिर से ध्यान से सुनो। 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, तो 1 सेंटीमीटर आपका इतनी सी होगा, तो इसकी साइज कितना होता है? 1 सेंटीमीटर, बस इतना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और जो इसका वजन है वो होता है आधा ग्राम। वजन कितना होता है? आधा ग्राम। समझ गए? कहाँ रहता है स्थित? तो ये स्थित रहता है कपाल, आपका ब्रेन है ना, ये कपाल के स्फिनोइड अस्थि के मध्य भाग, जिसको हम हाइपोफिशियल फोसा कहते हैं, इसमें स्थित रहता है। कहाँ रहता है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित रहता है? तो याद रहोगे, स्फिनोइड बोन के मध्य भाग में। स्फिनोइड बोन कहाँ रहता है? कपाल में। वहां पर ये हाइपोफिशियल फोसा जिसको हम कहते हैं, उसमें ये स्थित रहता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई ग्लैंड। इसको दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस सेरेब्राई ग्लैंड। समझ में आ गया बात? मैं जो पढ़ा रही हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई ग्लैंड। याद आ गया? हाइपोफाइसिस सेरेब्राई ग्लैंड, इसको मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स कहा जाता है, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। मास्टर ऑफ ऑल
ग्लैंड्स करोगे तो ये गलत होगा, सही नहीं होगा। लेकिन अगर मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन या होना चाहिए, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां के मास्टर कहलाता है, क्योंकि यह दूसरे कई सारे ग्लैंड्स पर अपना प्रभाव डालता है और उनसे जो निकलने वाला स्राव है उनका नियंत्रण करता है और उन पर नियमन करता है। तो नियंत्रण और नियमन करने का काम पीयूष ग्रंथि का है। पिछले वीडियो भी में मैंने आपको डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा किया है। समझ गए बात को? कहाँ स्थित रहता है? कोई पूछेगा कहाँ स्थित रहता है, तो ब्रेन के स्फिनोइड बोन के मध्य भाग में, स्फिनोइड अस्थि, कपाल अस्थि में, कपाल अस्थि का एक अस्थि का नाम है स्फिनोइड बोन। वहां जिसको हम हाइपोफिशियल फोसा कहते हैं, वहां पर ये स्थित रहता है और इसकी रचना जो है बहुत जटिल है। रचना कैसी है? इसकी रचना जटिल है। हिंदी वाली छात्राएं समझे, जो कहते हैं मैडम आप हिंदी में भी बताया करें, मैं तो बोलती हिंदी में ही हूँ, है ना। तो कॉम्प्लेक्स इसका कैसा रहता है? इसकी जो रचना है वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, बहुत जटिल। समझते हो ना? सामान्य तो वो होता है जो बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हो। जटिल जो एकदम गुथा हुआ रहता है एक दूसरे में, है ना, घिटी पिटी मिला हुआ रहता है ना, उसको कहते हैं उलझा हुआ, उसको कहते हैं जटिल। समझ गए? अब इसके पार्ट्स देखो, इसके पार्ट्स देखो, इसके कितने भाग हैं, इसके कितने भाग हैं, तो इसके भाग देखोगे। इसको मैं एक पिक ले लो तो मैं इसको मिटा दूं और फिर आराम से आपको बताऊं। एक पिक्चर ले लो, ले लिया? इतनी ले लिया आपने? तो चलिए इसका पार्ट्स देखते हैं हम। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पिट्यूटरी ग्लैंड्स के भाग देखोगे, कितने भाग हैं, कितने से खंड हैं, तो इसके 3 खंड हैं। अगर ये पूछा जाए पीयूष ग्रंथि के कितने खंड हैं, कितने भाग हैं, 2, 3, 5, 7, तो आपका क्या आंसर होगा? इसके 3 भाग हैं। 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है अग्र पीयूष खंड, अग्र पीयूष खंड, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक है? दूसरा भाग है मध्य पीयूष खंड, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट, हिंदी में मध्य पीयूष खंड कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, मध्य को बोलते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब। समझ गए? और जो तीसरा पार्ट है इसका, वह होता है अग्र, समझ में आ गया, आगे वाला भाग, मध्य समझ गया, बीच वाला भाग इंटरमीडिएट, और लास्ट में होता है पश्च पीयूष खंड। समझ गए? जिसको हम पोस्टीरियर बोलेंगे, पश्च का बोलते हैं पोस्टीरियर अंग्रेजी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। समझ गए बात को? अब पीयूष ग्रंथि जो आपके हाइपोथैलेमस, कल भी बताया था, उसमें स्थित रहता है। हाइपोथैलेमस आपका खोपड़ी का ही एक भाग है, उसमें यह स्फिनोइड अस्थि के मध्य भाग में
जिसको हम हाइपोफेशियल फोसा कहते हैं, स्थित रहता है। इसकी रचना अत्यंत जटिल है, काफी कॉम्प्लेक्स है। इसके खंड देखेंगे तो इसके 3 भाग हैं। पहला भाग इसका अग्र पीयूष खंड कहलाता है, दूसरा भाग मध्य पीयूष खंड कहलाता है और तीसरा भाग पश्च पीयूष खंड कहलाता है। अग्र पीयूष खंड को एंटेरियर पिट्यूटरी लोब कहते हैं, पश्च पीयूष खंड को पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब बोला जाता है और जो मध्य पीयूष खंड को अंग्रेजी में इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। इसको अग्र पीयूष खंड को शॉर्ट में जानना चाहोगे तो इसका एक नाम और है और वह है इसका नाम अग्र पीयूषिका। इसका एक नाम और है, वो है अग्र पीयूषिका। आगे का नाम है, आगे का भाग है तो इसका नाम अग्र पीयूषिका भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी में इसे एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है, एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है ना। अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग को क्या कहते हैं तो आपका उत्तर होगा एडिनोहाइपोफाइसिस। इसी तरह से पश्च पीयूष खंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पश्च पीयूष खंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। समझ गए बात को। तो जो मुख्य दो हैं, एडिनो वाला पार्ट एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा है आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसका जो अग्र पीयूष खंड है, इससे जो मध्य पीयूष खंड है और जो पश्च पीयूष खंड है, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अग्र पीयूष खंड और पश्च पीयूष खंड। समझ गए बात को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अग्र पीयूष खंड जो है, अग्र पीयूषिका, यह पूरे ग्रंथि का 80% भाग बनाता है। 80% सबसे बड़ा पार्ट है अग्र पीयूष खंड। पीयूष ग्रंथि का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो एग्जाम में अगर पूछा जाए, परीक्षा में अगर पूछा जाए कि एडिनोहाइपोफाइसिस कितना परसेंट बनाता है, कितना परसेंट एडिनोहाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि का कितना परसेंट बनाता है, तो ये इसका सिंपल सा उत्तर होगा 60 नहीं 80%। अगर ऑप्शन आता है 60%, 40%, 20%, 80%, तो करेक्ट आंसर हमारा 80% होगा। 80% भाग हमारा पिट्यूटरी का ग्लैंड का आगे वाला पार्ट, आगे वाला हिस्सा बनाता है, जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और जो पीछे व बाकी जो 20% है, उसमें मध्य पीयूष खंड और पश्च पीयूष खंड मिलकर के बना रहता है। मतलब एक मटर के दाने के बराबर अगर आपका पीयूष ग्लैंड है, तो ये सोचो कि यहां तक का भाग ये बनाता है आपका अग्र पीयूष खंड। और जो रिमेनिंग है, जो आप देख रहे हो 20% भाग, 20% भाग में मध्य पीयूष खंड और पश्च पीयूष खंड स्थित रहता है। समझ गए बात को। इतने में मैं समझती हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब चाहो तो एक पिक ले लो, कौन कौन से इनसे हार्मोन निकलेंगे। इन हार्मोन के बारे में अपन पढ़ते हैं और हार्मोन के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। एक पिक ले लो। ले लिया? तो चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। अगर परीक्षा में यह पूछा जाए न्यूरोहाइपोफाइसिस को किसको कहा जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस किसे कहते हैं?
एडिनोहाइपोफाइसिस किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस फर्स्ट पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का पिछला भाग है न्यूरो वाला। न्यूरो मीन्स न्यूरन, न्यूरो मीन्स क्या होता है? न्यूरन। यहां पर तंत्रिका वाला पार्ट होता है, तो कौन सा पार्ट है ये? फर्स्ट पीयूष ग्रंथि। एडिनो आगे वाला पार्ट है, तो अग्र पीयूष खंड, समझ गए? फर्स्ट पीयूष खंड और अग्र पीयूष खंड। आपको समझ में आ गया बात? अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? अल्टीमेटली हार्मोन। और कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो एक निकलता है इसमें से ग्रोथ हार्मोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। दूसरा निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना? और निकलता है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। और निकलता है इसमें से GNTH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और निकलता है इसमें से, इसको मिटा देती हूं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और क्या सा निकलता हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और कौन सा निकलता है? प्रोलैक्टिन। और निकलता है मेलानोसाइट। स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जिसको हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। कौन कौन सा हार्मोन निकला इसमें से? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्यों मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं? क्योंकि यह बहुत सारे जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्रंथियां स्थित हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं, उन सब में यह अपना प्रभाव डालता है, सबको नियंत्रित और नियमित करता है। इससे जो हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन, नाम ही से पता है, यह शारीरिक वृद्धि और विकास में मदद करता है। वृद्धि हार्मोन, इसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वृद्धि हार्मोन। इसके बाद आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर थायराइड ग्रंथि से कम मात्रा में थायरोक्सिन निकलता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा मात्रा में TSH निकलेगा और उसको स्टिमुलेट करके बैलेंस करेगा। और अगर ज्यादा मात्रा में निकलता है तो ठीक इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद एक हार्मोन और निकलता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और कौन सा हार्मोन निकलता है? GNTH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। एक हार्मोन निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित कर देता है, उस तरह का हार्मोन निकलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है,
इसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। इससे कई प्रकार के हार्मोन आप देख रहे हो कि निकल रहा है ना। इसीलिए मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कहा जाता है। इससे अनेक प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इसके 3 खंड हैं, शॉर्ट में याद कर लो, एपीएल, पीपीएल और आईपीएल। आईपीएल मैच सुने हो ना, आईपीएल चल रहा है। एपीएल, पीपीएल, आईपीएल। कौन सा? एंटेरियर पिट्यूटरी लोब, पी से पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब, और थर्ड है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब। इसी तरह से इसको याद करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जीएच याद रखोगे, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच याद रखोगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच याद रखोगे, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जीएनटीएच याद रखोगे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एलटी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आज पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्यों कहा जाता है, इसके कितने खंड हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल्स जानकारी दी है। कितना भाग एडिनो हाइपोफाइसिस बनाता है, रिमेनिंग 2 खंड है कितने % भाग बनाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब मैं आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिटेल से बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दो। तब तक के लिए बाय बाय।